नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं जो कि पिछले वीडियो का ही एक दूसरा पार्ट होगा, जिसमें मैं बता रहा था आप लोगों को कि बुद्धि के जो सिद्धांत है क्या-क्या है, उसको लेकर के मैं वीडियो आया था। और उसी का ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट बता दिया था जो कि था, यहाँ पर देख सकते हैं बहुकारक के सिद्धांत था। और यहाँ देख सकते हैं बहुकारक का सिद्धांत था। 3 ठो पॉइंट मैंने बता दिए थे। द्विकारक का सिद्धांत था और ये एक कारक का सिद्धांत था। ये चीज़ मैंने बता दिया था। और यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये चार्ट भी मैंने बता दिया था। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं बताऊँगा प्रतिदर्श का सिद्धांत, और इसका जो लास्ट 9 सिद्धांत है बुद्धि का, तो इस सभी पॉइंट को लास्ट करेंगे आज। और इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। यहाँ देख सकते हैं, अब आपको शायद अच्छे से दिख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रतिदर्श का सिद्धांत सबसे पहले निकल के आता है। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत में अगर हम देखते हैं तो ये बात निकल के आता है, देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो थॉमसन साहब जो थे इसका प्रतिपादित किए थे। सबसे पहले इन्होंने, थॉमसन साहब ने इसका प्रतिपादित किए थे। प्रतिदर्श का सिद्धांत है, इसको प्रतिपादित किए थे थॉमसन साहब ने। और उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, जो द्विकारक सिद्धांत थे, उसी सिद्धांत के विरोध में किया था। उस सिद्धांत का ये विरोध किया था इस सिद्धांत के थ्रू। अब देख सकते हैं, इससे अगला पॉइंट जो निकल के आता है, जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है, इसने जो तर्क दिया था थॉमसन साहब ने, वो क्या दिया था कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता था। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि 2 या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व, देख सकते हैं 2 या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दें, तब उनमें से एक सामान्य तत्व ही विद्यमान मानी जाती है। एक जो सामान्य तत्व है वही विद्यमान मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व समान नहीं होगी और प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। ये थॉमसन साहब ने इस प्रतिदर्श का सिद्धांत के अनुरूप ये बात कही थी कि बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है और इसमें कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में से कुछ अन्य तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई लेने लगते हैं। ये सभी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व, यानी एक ही प्रकार के जो प्रश्न है, एक ही टाइप्स के जो प्रश्न है वो दिखाई दे, तब वह क्या कहलाएगा, वहाँ पर समान तत्व विद्यमान मानी जाएगी। वहाँ पर जो है सामान्य तत्व जो है विद्यमान मानी जाएगी। ये इन्होंने कहे थे थॉमसन साहब प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुरूप। यहाँ देख सकते हैं अगला सिद्धांत था जो कि 5वां था, ये समूह तत्व का सिद्धांत था। ये समूह तत्व सिद्धांत था। इसमें स्पीयरमैन जो थे, स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थ्रस्टन महोदय, देख सकते हैं स्पीयरमैन कौन सा समूह तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादित कौन किए थे, तो थ्रस्टन महोदय ने किए थे। स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थ्रस्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादित किया। समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो थ्रस्टन महोदय ने दिया था। और यहाँ देख सकते हैं
कि वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते हैं, प्रतिभात्मक तत्वों योग्यताओं में तो समान नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, कई क्रियाओं में जो समान होते हैं, उन्होंने समूह तत्व की संज्ञा दी है, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी है। उन्होंने क्या किस चीज की संज्ञा दी है? उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी है। इसमें देखें अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत के समर्थकों में थ्रस्टन का नाम प्रमुख था। इस सिद्धांत के समर्थकों में थ्रस्टन का नाम जो प्रमुख था, प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। इन्होंने कहा कि जो निष्कर्ष निकलता है कुछ मानसिक क्रियाओं के द्वारा, तो जो उनमें सामान्य तत्व जो होते हैं वह एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर के आते हैं, जो कि कई ग्रुप में वह अपना प्रमुख तत्व होने का दावा करता है। यहाँ देखें तो अगला पॉइंट निकल के आता है ग्रुप तत्व सिद्धांत। यहाँ अगला पॉइंट आता है ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि यह है कि ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी भी है कि सामान्य तत्व की धारणा का जो है खंडन करता है। ये जो सिद्धांत है ग्रुप तत्व का सिद्धांत जो है ये सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। अब इनमें कहा कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि निम्नलिखित हैं। अब बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत को लेकर के भी इन्होंने इसको आप कह सकते हैं बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत में भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है 7.2.6 यानी छठा नंबर में गिलफोर्ड का सिद्धांत। इन्होंने वैज्ञानिक का नाम है गिलफोर्ड का सिद्धांत है जो कि बुद्धि से ही रिलेटेड है, बुद्धि का सिद्धांत ही है। इन्होंने कहा था इनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षण पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने का प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रहे इस बात को। और यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट, इसी में से पॉइंट जो निकल के आता है, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिए। सो त्रिआयामी में से पहला आयाम था संज्ञान। संज्ञान का अर्थ होता है क्या? तो खोज, दोबारा खोजे गए खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि। अब संज्ञान क्या अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी चीज को लेकर के आप किसी भी बात को संज्ञान में लाते हो, उसका खोज करते हो, दोबारा से खोज करते हो या पहचान करते हो, तो वह क्या कहलाएगा? संज्ञान कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है, देख सकते हैं, जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना। जो भी आपके संज्ञान में आया है उसे धारण करना, आप उन्हें स्मृति में अपने माइंड में उसको सेट करना, उसको याद करना। जिस एक तरह से आप बोले तो याद करना उसको कहलाएगा, धारण करना कहलाता है। आप उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं या याद कर लेते हैं, संज्ञान में लाने आया हुआ जो बात है उसको। अब यहाँ पर तीसरा जो आयाम था वो निकल के आ रहा था कि मूल्यांकन। जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति कहा जाता है। देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कुछ जानता है, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो व्यक्ति का जो जानने की क्षमता है, जो जानता है, वह क्या कहलाए? वह उसकी स्मृति में रहता है। देख सकते हैं वह अंतर्गत जो व्यक्ति कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है, तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्माण करता है, उन परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है, वह क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक। अब अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे अभिसारी चिंतन। देख सकते हैं अभिसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है, व्यक्ति जो समस्या के समाधान के ऐसे स्तर पर जो पहुंचता है जो परंपरा, प्रचलन के द्वारा स्वीकृत एवं सही समझा जाता है। अब जो परंपरा चल रही है उसको स्वीकृति प्रदान करता है, उस प्रचलन को स्वीकृति प्रदान करता है, तो वो
अभिसारी चिंतन कहलाएगा। उसी के रिगार्डिंग वह सोचता है, जो हमें हमारे समाज में जो परंपरा है उसी के अनुरूप जब सोचता है बच्चा, तो यहाँ आपको कहने का मिलेगा कि ये अभिसारी चिंतन कर रहा है ये बच्चा। अब यहाँ कह रहा है कि अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब जरा हटके। यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर व्यक्तिगत विभिन्न दशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या को हल करता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी अंतर्गत आता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी के अंतर्गत आता है। कौन से अंतर्गत? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन आता है। अपसारी चिंतन में कहा जाता है कि किसी भी समस्या को लेकर कुछ अलग तरीके से आप करते हैं उस समस्या का समाधान, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। किसी भी बात को लेकर आप सामान्यतया जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके अनुरूप नहीं सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। अगला देख सकते हैं गिलफोर्ड ने इसी के माध्यम से कहा कि गिलफोर्ड एवं उसके सहयोगी ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया का बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों, जैसे कि कौन कौन, तो संक्रिया ऑपरेशन यानी सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु हो या तथा जो है कि उत्पादन, ये तीन चीज में विभाजित किया जाता था गिलफोर्ड के अनुसार। अब अगला पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं अगला पॉइंट है इसमें हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहे थे, तो देख सकते हैं इन्होंने 1983 ईस्वी में एक नवीन सिद्धांत प्रदान किए जिसका नाम क्या था? हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया जो था हार्वर्ड बहुबुद्धि का सिद्धांत से नाम से जाना गया। यहाँ देख सकते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 कारक पर बल दिए गए, कौन कौन से? तो पहला बुद्धि। बुद्धि में बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि का जो नेचर है, वह कैसा होता है? एक कारकीय नहीं होकर, मतलब एक ही बात को लेकर बुद्धि नहीं होता, इसमें बहुकारकीय बुद्धि होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होता है। जो प्रत्येक बुद्धि है वह एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देख सकते हैं बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें दया भाव को लेकर के आप सोचें तो दया को लेकर के जिसके पास बुद्धि है उनमें जो करुणा भी दिखाई देगी। तो ये देख सकते हैं इसमें अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट निकल के आ रहा था उसी से कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विलक्षण पाए जाते हैं, कुछ न कुछ अंतर पाए जाते हैं। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। गार्डनर थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया है। यहाँ देख सकते हैं पहला कौन सी? तो भाषाई बुद्धि। किसी में भाषा को लेकर के बुद्धि होता है जिसको कहते हैं लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार के बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का जो है कि महत्वपूर्ण रूप से विकास होता है। इस प्रकार के जो बुद्धि है भाषाई बुद्धि, उससे क्या होता है कि किसी भी बच्चे में भाषा की बहुत ही अधिक क्षमता के रूप में विकास होता है। यहाँ देख सकते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं कि बुद्धि का यह अंग तार्किक, देख सकते हैं बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंधित है। देख सकते हैं कि यह जो है कि किसी भी गणितीय तार्किक योग्यता को जब हम सॉल्व करते हैं, उसको जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं या जानने लगते हैं, तो वह जो है कि तार्किक गणितीय बुद्धि से रिलेटेड होता है। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है इसी से कि स्थानिक बुद्धि।
इसको कहते हैं स्पाइटल, देख सकते हैं स्पाइटल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि इस तरह के बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो है मानसिक कल्पनाओं के चित्रण के रूप में देने में किया जाता है। किसके दौरान? तो जब अंतरिक्ष यात्रा करने के दौरान जिस बुद्धि का हमें उपयोग होता है वह क्या कहलाता है? स्पाइटल इंटेलिजेंस कहलाता है, स्थानिक बुद्धि कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि, यहाँ देख सकते हैं शारीरिक गति यानी बॉडी कैनेटिक इंटेलिजेंस, देख सकते हैं बॉडी कैनेटिक्स, देख सकते हैं कैनेस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में क्या होता है? तो इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय तथा शारीरिक गति से संबंधित कार्य में होता है, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम और जैसे मैच खेलना। इसमें शारीरिक गति जिसमें हो वो कहलाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि, ये देख सकते हैं। और पांचवा बुद्धि था, देख सकते हैं गार्डनर के अनुसार, देख सकते हैं यहाँ पे पांचवा बुद्धि था गार्डनर के अनुसार, यहाँ पे निकल के आ रहा था तो सांगीतिक बुद्धि, देख सकते हैं सांगीतिक बुद्धि। इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि बच्चे में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता था, जिसमें जो है कला, जो संगीत के रूप में सॉन्ग वगैरह गाते हैं उसके संबंध में, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के संबंध में, जिसमें सांगीतिक क्षेत्र में जो उपयोग होता है इससे रिलेटेड होता है यहाँ पे। अब छठा पॉइंट निकल के आता है, छठा बुद्धि गार्डनर साहब के अनुसार जो थे, तो अंतः पारस्परिक बुद्धि, इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान का उपयोग है जो कि अंतः पारस्परिक बुद्धि है, वो कहाँ से होता है? तो सामाजिक व्यवहारों में प्रायः होता है इसका उपयोग। यहाँ देख सकते हैं कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग हम आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल की क्षमता को जानने में होता है। जैसे यहाँ पर महात्मा सबको जो बुद्धि होता है, आत्मबोध का पहचान किस तरीके से करता है, तो वो कहलाता है यहाँ पे कि अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, मतलब इस प्रकार के बुद्धि जो आत्मबोध, पहचान अथवा स्वयं की भावनाओं को एवं कौशल की क्षमता को जानना होता है। यहाँ देख सकते हैं नैसर्गिक, आठवां जो है, जो कि लास्ट है, कि नैसर्गिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि या प्रकृति यानी नेचुरल इंटेलिजेंस। यहाँ इस प्रकार की ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। जैसे जगदीश चंद्र बसु थे, इन्हीं बुद्धि के बहुआयामी थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के जो सिद्धांत थे कहे थे कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, उन्होंने ही कहे थे, जगदीश चंद्र बसु। यहाँ देख सकते हैं ये था गार्डनर साहब के अनुसार आठवां बुद्धि, 8 तरह की बुद्धि का उन्होंने प्रतिपादित किया, 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताए। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है, जो अगला सिद्धांत है बुद्धि को लेकर के, तो ये है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। यह है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो था कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक देखे तो सबसे पहले आरबी कैटिल ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो आरबी कैटिल, यानी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का प्रतिपादन आरबी कैटिल ने किया था। तरल फ्लूइड यानी बुद्धि वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित होता है। यह कहे कि आरबी कैटिल का मानना था कि बुद्धि जो है तरल है, वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। एक जो है सामान्य योग्यता है, किस किस पे आधारित है? वंशानुक्रम, कुशलता तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, इन्होंने कहे थे, आरबी कैटिल ने कहे थे, जो कि फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत पर आधारित था। ये कहे थे कि यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित होती है, यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित होती है, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। यह जो है कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। कौन से? तो
जो बुद्धि है ये जो कहते कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहे थे, आरबी कैटल साहब ने दूसरा पॉइंट कहे थे कि दूसरी ओर ठोस क्रिस्टलाइज यानी दूसरी ओर ठोस यानी क्रिस्टलाइज बुद्धि भी एक प्रकार का देख सकते हैं, बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव अधिगम देख सकते हैं, जो अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारक पर आधारित होता है। जो किस पे आधारित होता है? वातावरण संबंधी कारक पर आधारित होता है। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आया था इसी से, जो था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि यह जो सिद्धांत है, सबसे पहले देखिए तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के सिद्धांत, त्रिपाक्षीय सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत जो था, बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, पर्यावरण के जो अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। स्टर्नबर्ग थे इनके प्रतिपादक, जो त्रिपाक्षीय सिद्धांत थे बुद्धि का, तो उनका प्रतिपादक कौन थे? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग उसका प्रतिपादक थे। ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया। इन्होंने भी बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से भाग में विभाजित किया। पहला था कि घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। देख सकते हैं घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इस ज्ञान के अनुसार देख सकते हैं, इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। 3 प्रकार के होते हैं जो प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, वे जो 3 प्रकार के होते हैं, ये कहलाता है विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि का विश्लेषणात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। यहाँ देख सकते हैं पहला तो इसमें कि ज्ञानार्जन घटक यानी नॉलेजेबल कंपोनेंट। देख सकते हैं नॉलेजेबल कंपोनेंट। इस घटना के द्वारा व्यक्ति सीखता है, इस घटना के द्वारा क्या करता है? व्यक्ति सीखता है तथा अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है, अनेक कार्यों के करने का तरीका भी सीखता है ज्ञानार्जन घटक को लेकर के। यहाँ पर सूचनाओं का संकेतन संयोजन भी ज्ञानार्जन घटक का महत्वपूर्ण अंग है। देख सकते हैं संयोजन भी, सूचनाओं का संयोजन भी ज्ञानार्जन घटकों का महत्वपूर्ण अंग है, नॉलेजेबल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। इससे तो अगला पॉइंट था इन्होंने दिए, देख सकते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अगला दूसरा पॉइंट जो दिए, दूसरा बुद्धि के जो पार्ट बताए, तो वो उन्होंने कहे कि अधिघटक या उच्च घटक यानी हाई कंपोनेंट। इसके अंतर्गत क्या होता था कि व्यक्ति योजना बनाता था। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक प्रतिक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण पाता था, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता था। इसमें अधिघटक या उच्च घटक के अनुसार इसमें व्यक्ति क्या करता था? योजना बनाता है, और घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक प्रतिक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता है। अब तीसरा पॉइंट निकल के आया कि निष्पादन यानी परफॉर्मेंस कंपोनेंट इसमें कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है। इस कंपोनेंट के अंदर क्या करता है? तो व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंतर्गत, निष्पादन घटक। अब अगला जो पॉइंट था ये था, अगला बुद्धि था, देख सकते हैं इसमें घटकीय बुद्धि था। अब ये बुद्धि दूसरा बुद्धि देख सकते हैं अनुभाविक बुद्धि। इसमें क्या था? एम्पिरिकल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या
के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। इसमें देखिए अगला बुद्धि था कि व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में क्या था, तो व्यवहारिक बुद्धि यानी बिहेवियर इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेता है। ऐसी जो बुद्धि है वो नवीन वातावरण स्थापित कर लेता है। ये आप देख सकते हैं, ये बुद्धि था जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिए थे। ये 9 पॉइंट जो थे जो कि बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के थे। ये वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जस्ट आएगा, जल्द आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।